Hello students, my name is Rishma and I am going to teach you some organic chemistry today. It's not difficult. Let us start. So today we will be studying about organic reactions. Now they are of different types. They are substitution, elimination, addition and so on. What today we will be taking up is this substitution reactions. And in them we will be talking about nucleophilic substitution, particularly SN1 and SN2. So by the end of this lecture we'll understand what is a nucleophilic substitution, what is SN1, SN2, how to identify them, what is the kinetics, like we'll write the rate law equation for them, we'll understand their reaction mechanism, and we'll take some examples and learn some other interesting facts about them. But before moving to these, I will begin with some basics so that let us quickly recapitulate them. Like I have written some points here, let's discuss. Bond polarity, bond cleavage, intermediates, because you will encounter these in the reaction mechanisms. So to understand, see, consider this molecule. Any organic molecule is going to be like this. There will be a carbon Y bond to any atom Y. Now the atom Y, based on its electronegativity, there can be three cases. The electronegativity can be either greater than कार्बन, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे के जो एटम्स होते हैं. इस केस में क्या होगा? इस केस में इस बॉन्ड की पोलैरिटी कुछ ऐसी होगी. ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस Y की तरफ होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. तो ये होगी इसकी बॉन्ड पोलैरिटी. अब इसकी वजह से जब भी ये बॉन्ड टूटेगा, क्लीव करेगा, you know, remember this point, that bond cleavage and bond formation, these are the things which you have to focus in reaction mechanisms. नए bonds कब बनेंगे? जब पुराने bonds टूटेंगे. So ये bond कब जब टूटेगा तो ये Y अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा, जिसके कारण आपके पास C प्लस और Y माइनस प्रोड्यूस होगा. अब ये जो C प्लस बना है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है? ये है कार्बोकैटायन. और कार्बोकैटायन क्या है? कार्बोकैटायन है रिएक्शन का इंटरमीडिएट्स जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं और उसी के दौरान कंज्यूम हो जाते हैं. ना तो ये रिएक्टेंट है ना ये प्रोडक्ट है. दिस इज इंटरमीडिएट. नाउ केस 2 देखते हैं. केस 2 में अगर Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे कि मेटल्स के केस में यहाँ पे कोई भी मेटल है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, कोई भी मेटल है, तो बॉन्ड कैसे पोलराइज्ड है? कार्बन की तरफ, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस. तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा अपने साथ, यहाँ पे आएगा C माइनस और यहाँ पे जो मेटल है उस पे प्लस. अब ये जो C माइनस बना है, दिस इज कॉल्ड कार्ब एनायन. कार्बन आयन भी क्या है? अगेन इट्स एन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट. थर्ड केस देखते हैं जिसमें अगर दोनों एटम्स जो बॉन्ड बना रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल है, उनमें डिफरेंस कम है. दे कैन बी सेम लाइक दिस, दे कैन बी डिफरेंट बट विद अ स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे ही नाइट्रोजन ब्रोमीन. तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलमोस्ट सेंटर में लाई करेगा, ना ये स्ट्रांग है ना ये स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट इक्वली स्ट्रांग है. सो जब ये टूटेगा तो ये इक्वल क्लीवेज करेगा. मतलब ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा. ये जो स्पीशीज बनी है सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स. इनको क्या बोलते हैं? रेडिकल्स. और रेडिकल्स भी क्या हैं? अगेन एक टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं. और अब बात करते हैं दो तरह की क्लीवेज. सो डिड यू ऑब्जर्व हेयर दैट ये जो फर्स्ट टू केसेस थे, केस 1 और केस 2, इनमें क्लीवेज कैसे हुई बॉन्ड की? इस सी वाई बॉन्ड की क्लीवेज कैसे हुई? अनइवन, राइट? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था,
ये एक ही एटम लेके चला गया, इस केस में Y और इस केस में कार्बन। तो दिस वॉज एन अनइवन क्लीवेज, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरो मतलब अनइवन, डिफरेंट। सो एंड इन दिस केस आप देखो तो जो केस 3 था, क्लीवेज बॉन्ड की कैसे हुई, इस बॉन्ड की क्लीवेज कैसे हुई, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन गया इन केस 3। तो दिस वन इज होमोलिटिक cleavage. Now again, in the process of revising some basic concepts, let us see nucleophile and electrophile. You need to know about these. They will be encountered in every reaction. हर organic reaction में एक electrophile एक nucleophile होता है। Basically कुछ नहीं होता, जैसे फिजिक्स में आप प्लस और माइनस चार्जेस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफाइल इज योर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल इज योर नेगेटिव चार्ज। दिस इज ऑल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल में डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए इट इज हैविंग, लाइक इन दिस केस सी और आई बॉन्ड है, इसकी पोलैरिटी क्या है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, क्योंकि आई सी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो सी इज कैरिंग दिस डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अगेन सेम बेसिस पे दिस कार्बन हैज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इस केस में मैंने कार्बोकैटायन बनाया है जस्ट लाइक दिस। तो दिस कार्बोकैटायन हैज full blown positive charge on the carbon, so this is again an electrophile. Nucleophiles have excess of electrons, उनमें electrons जो हैं वो excess में होते हैं, इसीलिए उन पे या तो ऐसे नेगेटिव चार्ज होता है या फिर उन पे ऐसे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आपके न्यूक्लियोफाइल्स हैं। So this was about the basics. Now let's begin with SN1 and SN2 reactions. So question number 1 is, what is a nucleophilic substitution reaction, right? So consider this reaction here, general. In this molecule is your reactant and it's the electrophile. This carbon is bearing delta positive charge. This is your nucleophile. Reaction में हो क्या रहा है कि the CX bond is being replaced with the C nucleophile bond. न्यूक्लियोफाइल आया, उसने X को बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह ले ली। तो न्यूक्लियोफाइल ने X को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट। सो दिस वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब SN2 क्या है? SN2 एक ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म है जिसमें इस तरह की स्कीम फॉलो होगी, राइट? मतलब एक ही सिंगल स्टेप में, वन स्टेप रिएक्शन में nucleophile will replace X, and this X which is going out, which is leaving the molecule, is called leaving group. So in one step, leaving group will be out and nucleophile will be taking its place. And this single step itself is slow, hence it is the rate determining step. रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, आपको पता है कि काइनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो इसी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को देखकर हम क्या लिखते हैं, उसकी रेट इक्वेशन लिखते हैं, रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन फॉर SN2 क्या होगी, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कौन से दो, यहाँ पर कौन कौन से रिएक्टेंट्स आएंगे। तो उसके लिए आप अगेन इस स्कीम को देखें। इस स्कीम में यू हैव टू रिएक्टेंट्स, एक ये और एक ये। सो इफ आई जस्ट कंसिडर दिस होल ग्रुप एज R, ठीक है, तो ये बेसिकली RX प्लस न्यूक्लियोफाइल आपके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, स्लो स्टेप से ये वाला प्रोडक्ट आपको दे रहा है, दैट इज R न्यूक्लियोफाइल प्लस लीविंग ग्रुप जो है वो X बाहर जा रहा है। सो ओवरऑल इस रिएक्शन में जो दो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो RX और न्यूक्लियोफाइल, दोनों का एक एक मोल पार्टिसिपेट कर रहा है। सो यहाँ पर RX रेज टू द पावर 1, न्यूक्लियोफाइल रेज टू द पावर 1 इन द रेट इक्वेशन। उधर से रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ जाता है, दिस वन प्लस दिस वन, 2।
सो यही 2 है जो यहाँ पर SN2 में लिखा गया है। सो इट इज बेसिकली SN2 का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड, सो ऑर्डर उसका 2 है। ऑर्डर उसका 2 है क्योंकि दो चीजें पार्टिसिपेट करी हैं, RX और न्यूक्लियोफाइल, लेकिन स्टेप एक है, एक ही स्टेप में होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस बॉन्ड CX बॉन्ड का टूटना और C न्यूक्लियोफाइल का बनना एक ही स्टेप में हो रहा है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, ऑर्डर इसका 2 है। ये होता है SN2 मैकेनिज्म। अब इसके मैकेनिज्म को प्रॉपरली हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हमेशा ये मॉलिक्यूल की रेयर साइड यानी कि बैक साइड से अटैक करता है। अब क्यों करता है ऐसे? क्योंकि हमें पता है बॉन्ड की पोलैरिटी ऐसे है, इस बॉन्ड की पोलैरिटी। तो ये जो लिविंग ग्रुप है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी हैं और न्यूक्लियोफाइल भी रिच इन इलेक्ट्रॉन्स है। ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में रिपेल करते हैं, इसीलिए ये फ्रंट साइड है मॉलिक्यूल की और ये फ्रंट साइड से नहीं आ पाता। इट हैज टू कम फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द मॉलिक्यूल टू अप्रोच दिस कार्बन। तो इसी रियर अटैक के कारण एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है SN2 मैकेनिज्म में, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। नाउ व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस? स्टेरिक हिंड्रेंस है कि इस कार्बन को पहुंचने के लिए न्यूक्लियोफाइल को किन किन ग्रुप्स का सामना करना पड़ रहा है। कार्बन पे जो बाकी के 3 ग्रुप्स हैं, इस केस में तो H's ही हैं तो छोटे हैं, बट अगर ये कोई और बड़े ग्रुप्स होते जैसे मिथाइल, इथाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, तो ऐसे केसेस में जो स्टेरिक हिंड्रेंस थी, मतलब स्टेरिक मतलब स्पेस, तो स्पेस में जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करनी थी इन ग्रुप्स ने वो बहुत बढ़ जानी थी और न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच नहीं कर पाना था। तो इसीलिए ये स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ योर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लो होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए SN2 के होने के लिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है? एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है इस न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ। ये कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। रीजन, न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको पहले भी बताया इस मैकेनिज्म में अटैकिंग मोड में है और अटैक करने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स SN2 देते हैं। लेट अस सी फर्दर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने न्यूक्लियोफाइल्स कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे कि कुछ हैं आपके वीक और कुछ हैं स्ट्रॉन्ग। अब जॉनसन न्यूक्लियोफाइल्स पे ऑलरेडी फुल ब्लोन नेगेटिव चार्ज होता है, फ्री नेगेटिव चार्ज होता है। दीज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉन्ग के, आयोडाइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सिल, साइनाइड। These are examples of strong nucleophiles, whereas water, alcohol, carboxylic acid, these are examples of weak nucleophiles. ठीक है, तो ये वाले न्यूक्लियोफाइल्स प्रॉबेबली हमेशा SN2 मैकेनिज्म देंगे, लेकिन इनके साथ श्योरिटी नहीं है कि SN2 होगा या जैसे हम आगे पढ़ेंगे SN1 होगा। Here I have written the two factors, steric hindrance and nucleophilic strength. So these two important factors are there which will tell you when SN2 mechanism will happen. तो SN2 mechanism से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को होने के लिए
न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए और स्टेरिक हिंड्रेंस रिएक्टेंट में कम होनी चाहिए। अब यही जो रेयर साइड बैक साइड अप्रोच है न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, ये उसके पीछे की साइड से आ रहा है, ये फ्रंट साइड है। तो दिस approach, okay, leads to an important phenomena in SN2 mechanism, that is inversion or called Walden inversion, क्योंकि वॉल्डन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे स्टडी किया था। दिस इज बिकॉज ऑफ द बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये इन्वर्जन क्या है? इस इन्वर्जन के लिए हमें थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री जानना ज़रूरी है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस क्या होता है कि जैसे कोई टेट्राहेड्रल कार्बन है, इसके ऊपर कुछ 4 ग्रुप्स लगे हैं, तो उनकी प्रायोरिटी हम डिसाइड करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 से लेके 4, और फिर उस ऑर्डर में हम मूवमेंट करते हैं और उससे हम एक R और S कॉन्फ़िगरेशन जो है वो असाइन करते हैं उस मॉलिक्यूल को। सो हियर आई वोंट गो इनटू दैट डिटेल that how to do this, but assuming that you know, let us prioritize this. This is the first group, this is the second, third and fourth priority. H is below the plane, moving from 1 to 2 to 3 to 4. So this is anti-clockwise and configuration is S. When we do the same thing here, this goes clockwise and the configuration is R. The point is कि reactant molecule जो था, जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था और ये आपका प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन S थी, इसकी R है। वाइसे वर्सा अगर रिएक्टेंट R होता तो प्रोडक्ट S बन के आता जब SN2 से रिएक्शन प्रोसीड करता। इट इज़ वाई दिस इज हैपनिंग ना, टू अंडरस्टैंड दिस, ये एक एनालॉजी है। अगर आपके पास, लेट मी क्लियर दिस, ओके, अगर आपके पास एक अम्ब्रेला लेके आप खड़े हो बाहर और विंड आ रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तो उसके प्रेशर की यहाँ से जब विंड ने इसको हिट किया, स्ट्राइक किया, तो ये अम्ब्रेला, ये वाला अम्ब्रेला ऐसे ऐसे इन्वर्ट हो गया। बिल्कुल वैसे ही होता है इस मॉलिक्यूल के साथ जब न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करती है इस साइड से, फ्रॉम दिस साइड ऑफ द मॉलिक्यूल। इट्स जस्ट लाइक an umbrella. When nucleophile hits the molecule from this side, its nucleophile is like wind here. That that inverts it. ये सारे ग्रुप्स इस तरफ चले गए फाइनल प्रोडक्ट में। सो ओवरऑल ये अम्ब्रेला इन्वर्ट हो गया। अम्ब्रेला आपका मॉलिक्यूल है, उसके सारे ग्रुप्स हैं और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आपका विंड का रोल प्ले कर रही है। तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो उससे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो इन्वर्ट हो जाती है, R से S और S से R। सो स्टार्टिंग में अगर आपके पास R कॉन्फ़िगरेशन है और उस पे SN2 रिएक्शन होता है तो यू विल ऑलवेज लैंड अप इन S एंड वाइस वर्सा। मूविंग अहेड टू SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो SN1 जो है ये फिर से क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभी तक हमें समझ में आ गया है कि जैसे ये जो CX बॉन्ड है ये लिविंग ग्रुप है X, इसने न्यूक्लियोफाइल ने इसको रिप्लेस कर देना है। CX बॉन्ड जो है वो C न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड से रिप्लेस हो जाएगा। अब पहले जो स्टेप हमने मैकेनिज्म पढ़ा SN2 वो एक स्टेप में हो रहा था, लेकिन अब यहाँ देखो 2 स्टेप्स में हो रहा है SN1। सो फर्स्ट स्टेप में व्हाट इज हैपनिंग, पहले स्टेप में ये CX बॉन्ड खुद ब खुद ब्रेक कर रहा है। ब्रेक तो उसी तरह करेगा जैसे हमने पढ़ा है। सो गिविंग राइज टू दिस, ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज और उससे ही आ गया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बोकैटायन को कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है।
ये 2 स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है। अब उसमें से जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज योर स्लो एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इस बॉन्ड को टूटने के लिए एनर्जी लगती है, इट इज द स्लो एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो दैट मीन्स हम रेट लॉ किससे लिखेंगे? हम रेट एक्सप्रेशन किस स्टेप को देख के लिखेंगे? स्टेप 1 को देख के लिखेंगे। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू आर एक्स, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल आर एक्स की कंसेंट्रेशन पावर 1, क्योंकि इसका 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है। सो आप देख सकते हो कि जब SN1 मैकेनिज्म है उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करता है, दैट्स आर एक्स। तो सिर्फ वही आता है यहाँ पे रेट लॉ इक्वेशन में, और इसके कारण इसका ऑर्डर क्या बन जाता है? ओनली 1, और वही 1 यहाँ पे लिखा है SN1 में। सो इट इज सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, पर लेकिन उसमें स्टेप्स कितने हैं? 2 स्टेप्स हैं, दैट इज दिस फर्स्ट स्टेप, ठीक है, एंड दिस सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, जिसके कारण हम उसके बेसिस पे रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ लिखते हैं तो वहाँ से ऑर्डर 1 आ जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ आर एक्स ही पार्टिसिपेट कर रहा है। द सेकेंड स्टेप इज फास्ट। न्यूक्लियोफाइल ने जल्दी से कार्बोकेटाइन को पकड़ लिया, क्योंकि दे हैव ऑपोजिट चार्जेस, और उन्होंने बॉन्ड बना दिया। सो व्हाट टू रिमेंबर, व्हाट टू टेक होम द पॉइंट, दैट इज के SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में हमेशा 2 स्टेप्स होते हैं और उसका ऑर्डर 1 होता है। वो इस तरह की एक जनरल स्कीम फॉलो करता है। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा है, ये अल्काइल हैलाइड है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, और ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है। अब ये SN1 मैकेनिज्म से हो रहा है, इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, लेट अस राइट द मैकेनिज्म। तो लेट मी एक्सपैंड दिस। जैसे पीछे जनरल स्कीम लिखी थी उसके बेसिस पे आप मैकेनिज्म कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे स्टेप 1 रिवर्सिबल, आई शोड दैट रिवर्सिबल देयर। इस एरो का मतलब होता है रिवर्सिबल, कि वापस भी जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, दैट इज ये बॉन्ड टूट गया क्योंकि ये पोलैरिटी थी। सो दैट गिव राइज टू दिस कार्बोकेटाइन एंड ब्रोमाइड। ये स्टेप है स्लो और रेट डिटर्मिनिंग। देन विल राइट स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा कि ये कार्बोकेटायन को न्यूक्लियोफाइल पकड़ लेगा। 1 सेकेंड। न्यूक्लियोफाइल जो हमने रिएक्शन में यूज किया है, एंड दिस विल बी द फास्ट स्टेप। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। नाउ द इम्पॉर्टेंट इज कि ये SN1 ये इस तरह रिएक्शन हुआ क्यों? क्वेश्चन इज व्हाई ये 2 स्टेप में हुआ, ये कार्बोकेटाइन क्यों बना? तो उसी में बात आती है, फैक्टर जो SN1 को होने में हेल्प करता है, दैट इज कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म रिमेंबर हमेशा तभी होगा जब कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। सो आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देखना है, ठीक है, और उसकी क्लीवेज करके देखनी है, उसकी ऐसे क्लीवेज करके देखनी है कि कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है। अगर वो कार्बोकेटाइन हुआ स्टेबल तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। इसको समझने के लिए आगे एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी सीरीज लिखी है 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो जैसे जैसे हम इस तरफ मूव कर रहे हैं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बढ़ रही है। नाउ दिस कार्बोकेटाइन इज डेफिनेटली मच मोर स्टेबल देन दिस वन और दिस वन, राइट? एंड दिस इज बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन।
हाइपर कॉन्जुगेशन से एक जो टर्शरी कार्बोकेटायंस हैं वो बहुत स्टेबलाइज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी प्राइमरी मिथाइल। दैट मीन्स अगर आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में ऐसे की इलेक्ट्रोफाइल है, ऐसे की इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, मान लो ये अल्काइल हेलाइड है, ठीक है, ये अल्काइल हेलाइड है, तो डेफिनेटली ये अब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो देगी किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन देगी SN1 मैकेनिज्म से देगी, क्योंकि ये डेफिनेटली इस तरह से क्लीव हो जाएगी। और क्यों होगी? क्योंकि उससे जो ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है वो स्टेबल है। सेम गोज फॉर सेकेंडरी ऑल्सो। बट एक और एग्जांपल हम लें, अगर कुछ इस तरह की अल्काइल हेलाइड आपके इस तरह की हेलाइड है, ठीक है, दिस कार्बन, कंसिडर दिस कार्बन, दिस इज डेल्टा माइनस, दिस इज डेल्टा प्लस, तो again in this case it will undergo a nucleophilic substitution by SN1 mechanism, that is it is going to form, यहाँ पे क्या है CH2, it is going to form this carbocation in the step 1. Why? Because again this carbocation is stable, and now this is because of conjugation or resonance. The point is that SN1 कब होगा? जब कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि हमने स्टीरियो केमिस्ट्री का एक एस्पेक्ट डिस्कस किया था SN2 में, सेम वे अब यहाँ पे हम SN1 में भी डिस्कस करेंगे। SN2 में क्या था? SN2 में क्या था? वॉल्डन इन्वर्जन थी। R कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हो रिएक्टेंट की तो प्रोडक्ट में S आएगा। अगर रिएक्टेंट S है प्रोडक्ट R होगा, बट हमेशा एक ही प्रोडक्ट आएगा, या तो R या तो S, ठीक है। लेकिन अब SN1 में क्या है? SN1 में क्या है? हमेशा दो तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री वाइज। वैसे तो एक ही आएगा जैसे पीछे देखा था आपने, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री जब आप देखोगे, जब आप कॉन्फ़िगरेशंस निकाल के देखो तो दो प्रोडक्ट्स आएंगे, यानी कि जैसे और उसमें क्या होएगा ना, 50:50, 1:1, मतलब दोनों का 50% मिक्सचर होएगा। दैट इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर, मतलब R और S कॉन्फ़िगरेशन का 1:1 मिक्सचर। 50% R बनेंगे मॉलिक्यूल्स, 50% S बनेंगे। और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देखो। उसकी आप ये देखो, जो इंटरमीडिएट बनता है SN1 में, दैट इज कार्बोकेटायन। मान लो वही सेम कार्बोकेटायन हम ले लेते हैं, ये जो कार्बोकेटायन एक स्पीशीज है ना, ये प्लेनर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह से। और ये रही उसकी एम्प्टी पी ऑर्बिटल जो कि परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है। सो दैट मीन्स के 1 सेकेंड, दिस एंड दिस, ये तीन बॉन्ड्स प्लेन में हैं, और जबकि ये जो ऑर्बिटल है ये परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन है, और ये एम्प्टी है। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल आएगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, वो या तो ऊपर वाले फेस से अप्रोच कर सकता है या नीचे वाले फेस से अप्रोच कर सकता है इस कार्बन को, यहाँ पे जो कार्बन है इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल। तो उसके कारण हमेशा दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। यू सी, इन दिस केस न्यूक्लियोफाइल इज, ये वो प्रोडक्ट है जब न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन अप्रोच किया था, और ये वो प्रोडक्ट है जिसमें न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन अप्रोच किया था। तो मान लो अगर ये R है तो ये S है, उसी मॉलिक्यूल की दो कॉन्फ़िगरेशन, और ये 50-50% बने, इक्वली बने, दैट इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, इसको रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे, इस 50-50% मिक्सचर को R और S के रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे।
तो ये है स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से SN1 में क्या होता है। चलो समराइज करते हैं। इस पिक्चर को देखो, इसमें SN1 और SN2 की समरी छुपी है। तो इसके लिए सबसे पहले ये दो कैट्स हैं, क्या दिख रहा है? एक कैट ऑलरेडी इस काउच पे बैठी है और दूसरी कैट इस उम्मीद में है कि उसको ये काउच मिले। तो मैं अगर लेबल करूं तो ये काउच क्या है? कार्बन। ये ग्रे कैट कौन है? लिविंग ग्रुप। और ये येलो कैट कौन है? न्यूक्लियोफाइल। इससे देखो, तो ये लिविंग ग्रुप के साथ कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है, जैसे इस काउच के साथ इस कैट का। न्यूक्लियोफाइल उसकी विसिनिटी में, उसके पास है, इस मॉलिक्यूल के पास है न्यूक्लियोफाइल, और वो उसकी जगह लेना चाहती है, उसको निकालना चाहती है। करेक्ट। अल्टीमेटली आप देखो तो ये फर्स्ट पिक्चर और थर्ड पिक्चर दोनों में सेम है। ये जो थर्ड पिक्चर है उसमें क्या हो गया? ये कार्बन और ये न्यूक्लियोफाइल, इनका बॉन्ड बन गया, लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकल गया। दिस इज सेम इन बोथ SN1 एंड SN2। द फर्स्ट सिचुएशन इज ऑल्सो सेम इन बोथ SN1 एंड SN2। सारा डिफरेंस इस सेकेंड पिक्चर में है। तो whether it is following SN1 path or SN2 path, so see it will depend on the strength of nucleophile। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। अब ये जो सेकंड पिक्चर है SN2 वाली, इसमें क्या है? इसमें ये जो कैट है ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्ट्रॉन्ग है तो इसने सीधा सीधा अटैक कर दिया। अटैक जैसे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है SN2 में, और लिविंग ग्रुप को पुश कर दिया, पुश करके आउट, बाहर कर दिया। और ये जो सेकंड पिक्चर है बेसिकली वही ट्रांजिशन स्टेट है जो हमने पढ़ी थी, जो ट्रांजिशन स्टेट पढ़ी थी ना, जिसमें इधर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है और इधर से लिविंग ग्रुप जा रहा होता है। तो धीरे धीरे ये बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है और ये बॉन्ड वीक होता जाते निकल जाता है। तो ये वही सिचुएशन है, वही ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें आपका लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ये लिविंग ग्रुप और ये न्यूक्लियोफाइल सेम टाइम पे कार्बन से बॉन्डेड है, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस तरह से। इस देखो ये जो कैट है कैसे उसको चेज कर रही है, इट इज चेजिंग दिस आउट। सो ऐसा ही होता है SN2 में। जबकि SN1 को समझने के लिए आप ये पिक्चर देखो, इस सेकंड पिक्चर में आप क्या देखते हो, क्या डिफरेंस है SN2 वाली पिक्चर से इस पिक्चर में? इसमें ये डिफरेंस है कि ये जो लिविंग ग्रुप है, ये कार्बन है, ये खुद ब खुद ये बॉन्ड तोड़ के लेके जा रहा है। सो लिविंग ग्रुप खुद ब खुद बाहर निकल रहा है इन द स्टेप 1। उससे ये जगह खाली हो जाएगी। ये जो जगह खाली हो जाएगी कार्बन की, यहाँ पे बेसिकली बनेगा वो वाला कार्बोकैटायन, और वो कार्बोकैटायन को फिर आके न्यूक्लियोफाइल पकड़ लेगी। तो इसलिए हुआ क्योंकि लिविंग ग्रुप वाज गुड, क्योंकि लिविंग ग्रुप यहाँ पे अच्छा था, लीव कर गया, और न्यूक्लियोफाइल जो थी वो वीक थी। अब कुछ क्वेश्चंस को क्या पूछा है कि SN2 सब्स्टिट्यूशन में इस रिएक्शन के, इस जैसे ये जो आपका रिएक्टेंट है उसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रेट देगा SN2 के लिए? ठीक है, तो अब आप देखो इन रिएक्टेंट्स को देखो, और पूछा क्या गया है कि SN2 में रेट किसका सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ना एक्सपैंड कर लो आप। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो इस कार्बन पे अब क्या है, एक H है, एक H है और एक इथाइल ग्रुप है। ओवरऑल ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, सब प्राइमरी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है। सिमिलरली जब हम बी और सी को एक्सपैंड करेंगे ना, तो वो भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं। लेकिन जब मैं इस डी ऑप्शन को एक्सपैंड करती हूँ, दिस कार्बन has one hydrogen and it has got two methyls and this chlorine. So this is carbon attached to two carbons.
सो दिस इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसका क्या मतलब है, ये बल्क, स्टेरिक बल्क इन ग्रुप्स का यहाँ पे काफी ज्यादा है। सो जब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो यहाँ पे उसको हिंड्रेंस मिलेगी। स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर यहाँ पे मैं समझाऊंगी, जो मैंने पहले बताया था। तो उस बेसिस पे ये ऑप्शन डिस्कार्ड, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्काइलाइड है, बल्क ज्यादा है। तो अब इन तीन ऑप्शंस में से ए, बी और सी में से भी आपको इसी बेसिस पे डिसाइड करना है कि इस कार्बन के अराउंड जो ग्रुप्स हैं उनका बल्क किसमें सबसे कम है। तो आप देखो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स और एक ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, इस पे ये 2 हाइड्रोजन्स के साथ इस कार्बन पे एक ही इथाइल ग्रुप लगा है। तो सबसे कम बल्क जो है वो इस ऑप्शन ए में है, इस कार्बन पे। सो दैट इज वाई दिस विल गिव द फास्टेस्ट रिएक्शन। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट रिलेटिव रेट टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया। SN2 में क्या इंपॉर्टेंट था, स्टेरिक हिंड्रेंस। SN1 में क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमें क्या देखना है SN1 में फास्टेस्ट रेट के लिए, सबसे हाई रेट कौन देगा SN1 में, जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, सो जैसे ही आपकी अल्काइल हैलाइड है जब टूटेगी तो ये कार्बोकैटायन जो बन रहा है सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब आप देखो ऑप्शन ए में क्या है, जिस कार्बन जिस पे कार्बोकैटायन बनेगा उस पे एक फिनाइल ग्रुप है, दूसरा भी फिनाइल ग्रुप है। इन दिस केस इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, एक फिनाइल ग्रुप है, और इस कार्बन पे फिनाइल मिथाइल फिनाइल। इस कार्बन पे 2 H's हैं और एक फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, अब कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी यू नो, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये किसी भी कार्बोकैटायन को हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज करता है, जबकि जो फिनाइल ग्रुप है C6H5 जो कि एक्चुअली ये ग्रुप है, ये किसी भी कार्बोकैटायन को कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज करता है, रेजोनेंस से, जिसके कारण इसका इफेक्ट इससे ज्यादा होता है। राइट, सो दैट मीन्स ये C6H5 ग्रुप का जो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है वो मिथाइल ग्रुप से ज्यादा है। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं, जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा ए, बी, सी और डी में से, वो कौन सी ऑप्शन है, वो ऑप्शन है सी। क्योंकि इस कार्बन पे एक फिनाइल, दूसरा फिनाइल, एक मिथाइल, ये मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल करेगा, ये कॉन्जुगेशन से, ये भी कॉन्जुगेशन से। हेंस जो ये कार्बोकैटायन बनेगा जिसमें एक C6H5, दूसरा C6H5 और एक मिथाइल ग्रुप है, this is going to be very stable. So this will give the highest rate in SN1. So thank you everyone.